दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करूंगा, जो कि हमारा है वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स, यानी कि आपके जरूरी गांव और साथ में आपके संपन्न शहर। तो आज के इस चैप्टर में हम इस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात रिमाइंड करा दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे पिछले चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाकर जरूर से देख लेना। तो चलो यहाँ से फटाफट से हम कंटिन्यू आगे कर लेते हैं। Prabhakar sat watching the smith at a local shop. There was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid out, ready for sales. A bright fire was burning and two men were heating and beating metal rods into shape. It was very hot and noisy, and yet it was fascinating to watch what was happening. अब बच्चों आप सभी को एक बच्चे की यहाँ पे बात बताता है कि वो एक लड़का क्या होता है, वो एक स्मिथ यानी कि एक लोहार की दुकान के ऊपर जाके वो देखता है तो क्या होता है, एक बेंच के ऊपर ना बहुत सारे आपके लोहे के टूल रखे हुए थे। जैसे आपका एक्सिस हो गया, एक्सिस अब होता है आपका कुछ ऐसे कुल्हाड़ी जैसा अगर आपने देखा हो तो, और यहाँ पे आपकी सिक्कल होती है ऐसी आपकी दांती जैसी। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी बेचने के लिए। और यहाँ पे और बातें बताते हैं कि जो उसकी दुकान थी ना, उसके अंदर बहुत तेज आग वहाँ पे जली हुई थी। उस आग को देखने के, उस आग के मतलब कि थोड़ा दूर खड़ा होकर उस लड़के को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही थी, बट वो बहुत ही उसको अमेजिंग लग रहा था उसको देखने में कि भाई कैसे लोहार आपकी जो आयरन की मेटल होता है उसको पीट पीट के कैसे वहाँ पे शेप दे के उसके सिकल्स या फिर आपके एक्सिस बना रहा था। तो उसको देखने में उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो उसको देख रहा था। तो यही हमारे चैप्टर का आज आइडिया होने वाला है। तो चलो फटाफट से अपने चैप्टर की अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, यानी कि जो हमारे आयरन के टूल थे वो कैसे थे और इनसे हमारी खेती के अंदर हमारी क्या हेल्प हुई हमारे पुराने टाइम के अंदर। तो चलो फटाफट से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। वी ऑफ्टन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। अब बताते हैं कि जो आपका आयरन और स्टील है ना, उसको हम आज के टाइम पे भी यूज करते हैं और ये आज के टाइम पे भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर एगो। और आपके 3000 साल पहले आपकी कॉन्टिनेंट के अंदर किसका यूज होना स्टार्ट हो चुका था, आपके आयरन का। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स आर फाउंड इन द मेगालिथिक बुराइल्स। और मैंने आप सभी को बताया था कि जो आपके मेगालिथिक बुराइल्स थे ना आपके पिछले चैप्टर के अंदर, तो भाई इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको पिछले चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एक बार हमारे अगले वाले चैप्टर्स को पढ़ने से पहले। उनके अंदर मैंने आपको मेगालिथिक बुराइल बताई थी और वहाँ पे आपके जो आयरन थे सबसे ज़्यादा आपको मिले थे, विच यू रीड इन चैप्टर नंबर 4। और यहाँ पे भी आपको यही बोलते हैं कि वो चीज़ आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर स्टडी की थी आपकी मेगालिथिक। तो इसी के साथ अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिखा रखी हैं आपके आयरन टूल्स की, जो कि आपके एक्सिस, सिकल, टंग वगैरह हैं, ठीक है। बाकी उनके नाम आपके यहाँ पे भी लिख रखे हैं, तो आप इसको इतने पार्ट को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ यही बोलते हैं कि आपको कुछ आयरन के टूल्स दिखा रखे हैं, साथ में उनके नेम बताता है, जैसे कि आपकी सिकल हो गई, टंग हो गई और एक्स हो गया। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एट लीस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन और स्टील दैट यू यूज़ ऑलमोस्ट एवरी डे। अब बताते हैं कि आप एक काम करो, कोई ऐसी लिस्ट बनाओ जिसके अंदर आप उन टूल्स को लिखेंगे जिनका यूज़ आप डेली की डेली अपनी लाइफ के अंदर करते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है, तो आप इसको कर लेना। हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। Around 2500 year ago, there is evidence for growing use of iron tools. These include axes for cleaning forest and the iron plowshare. As we had seen chapter 5, the plowshare was useful for increased agriculture production. अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि आपके 2500 साल के करीब जो आपके आयरन का यूज़ था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होना स्टार्ट हो चुका था और बहुत ही फेमस हो चुका था, यानी कि ज़्यादातर जो आपके लोग थे वो आयरन का यूज़ उस टाइम पे करते थे। और बताते हैं कि आपके आयरन का यूज़ 2 चीज़ों में होता था। जो आपका एक्सिस था यानी कि आपकी कुल्हाड़ी जैसा, उसका तो यूज़ वो फॉरेस्ट को यानी कि जंगल में पेड़ वगैरह काटने के लिए ऐसे तरीक़ों के लिए यूज़ करते थे। और जो आपका प्लाव शेयर था, अब प्लाव मैंने बताया था कि आपका खेत जोतने के लिए ऐसा यूज़ होता था आपका टूल्स, उसको बोलते हैं प्लाव शेयर। तो वो आपका यूज़ होता था आयरन का आपकी खेती को और अच्छी तरीके से करने के लिए। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करके समझते हैं। आगे बोलता है एज वी हैव सीन चैप्टर 5, ये हमने अपने चैप्टर 5 के अंदर भी डिस्कस किया था। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन
अब बताते हैं कि आपके अगर हम और स्टेप्स की बात करें आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, तो उसमें थी आपकी इरिगेशन यानी कि सिंचाई। ये मैंने आपको साइंस के अंदर भी पढ़ाई थी और आपको यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ाई थी। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। द किंग्स एंड किंगडम्स हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेजेस। अब बताते हैं कि आपने जो भी अभी तक किंगडम्स के बारे में पढ़ा है, जो भी कुछ उनके बारे में पढ़ा है, आप इससे ये बात ज़रूर समझ सकते हैं कि आपका एम्पायर या फिर आपकी किंगडम जब तक बड़ी नहीं होगी, जब तक कि उसके अंदर जो गांव हैं, शहर हैं, सभी के सभी उसको कंट्रीब्यूशन ना दें और वो सभी भी साथ साथ में अपनी प्रोडक्शन वगैरह हो गई, रिसोर्सेज वगैरह हो गए, इनको इंक्रीज़ ना करें। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। तो आगे हमें बोलता है वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन इरीगेशन ऑल्सो यूज्ड। अब बताता है कि जो आपके नए नए तरह के टूल्स आने लगे, साथ में आपकी ट्रांसप्लांटेशन जो कि मैंने आपको चैप्टर 5 के अंदर बताई थी वो भी आ गई। इससे क्या हुआ, आपकी खेती के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई और साथ में बताता है कि आपकी जो सिंचाई की व्यवस्था थी वो भी राजाओं ने बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी, जिससे कि आपकी प्रोडक्शन और अगेन से इंक्रीज़ हो गई। इरीगेशन वर्क दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड कैनाल्स, वेल, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक। अब बताते हैं कि इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए उस टाइम पे जो आपके राजा लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके कनाल्स बना दी। कनाल्स आपको पता होगा, आपकी रिवर से छोटी छोटी ऐसी नाली टाइप में छोटी छोटी बिल्कुल आती हैं, उनके अंदर पानी होता है और वो डायरेक्ट आपके खेत के पास यहाँ पे पहुँच जाती हैं। ठीक है, अब आगे बोलता है उसके बाद वेल्स, आपके कुएँ खुदवाना स्टार्ट कर दिया, आपके टैंक्स बनाना स्टार्ट कर दिए और साथ में आपके जो आर्टिफिशियल लेक यानी कि आपकी आर्टिफिशियल कोई तालाब वगैरह वहाँ पे बना दिया जहाँ से आप पानी ले सकते हैं अपनी सिंचाई के लिए। अब आगे बोलता है इफ़ यू लुक एट द चार्ट यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इरिगेशन वर्क आर मैंशनड, फिल द रेस्ट बाय यूजिंग द फ्लोइंग फ्रेज। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं कि आप अगले पेज पे जाके इस चार्ट को देखो। अब आपको क्या करना है, इस चार्ट के अंदर कुछ तो हमारी बातें फिल कर रखी हैं। ठीक है, कुछ जो यहाँ पे बची हुई हैं ये आपको फिल करनी है। वो कैसे करनी है, जो यहाँ पे आपके पास पॉइंट दिए गए हैं ना, ये वाले पॉइंट हो गए आपके और ये वाला पॉइंट हो गया, इनको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारी क्या प्रोसेस यहाँ पे दी है और मैं भी आपके साथ इसको कोशिश करूँगा फिल करने की। यार मैं थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए आप खुद से भी इसको फिल करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज प्लेस फोर्ट्स। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपके राजा थे उनको ज़रूरत होती होगी आपकी जो मनी थी उसकी अपनी आर्मीज़ को मेंटेन करने के लिए, अपने बड़े बड़े किले बनाने के लिए। अब आगे नंबर 2 पे बोलता है दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। तो अब उनके पास मनी कहाँ से आएगी, उनके पास मनी आएगी फार्मर्स के पास से। तो वो फार्मर से क्या लेंगे, हमारे टैक्स लेंगे। तो अब 3rd नंबर पे बारी आती है हमारी फिल करने की। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन सा फिल हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये आ सकता है, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। तो इसके लिए क्या करना होगा, फार्मर्स को अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी उनको टैक्सेस को देने के लिए। किसको देने के लिए, हमारे राजा को देने के लिए। राजा को किस लिए चाहिए, अपनी आर्मीज़ को मेंटेन करने के लिए, अपनी फोर्ट्स को बनाने के लिए। अब नंबर 4 पे बोलता है दिस इज़ पॉसिबल विद इरीगेशन। अब देखा आपके फार्मर ने यहाँ पे बोल दिया कि भाई हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी टैक्सेस को देने के लिए। और प्रोडक्शन कब बढ़ेगी आपकी, तब आपकी सिंचाई की व्यवस्था वहाँ पे होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं सिंचाई की व्यवस्था मेरे ख्याल से आपका राजा यहाँ पे दे सकता है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, किंग प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट यहाँ पे 5 नंबर पे आ जाएगा, यानी कि जो आपका राजा था फिर वो क्या प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को, एक अच्छी इरिगेशन सिस्टम और एक अच्छा प्लान। उसके बाद नंबर 6 की बारी आती है, फिर क्या होगा, फिर आपकी मेरे ख्याल से लेबर भी चाहिए होगी। लेबर इज़ प्रोवाइडेड बाय द पीपल। जब लेबर होगी तभी तो आप अच्छे से फसल उगा पाएंगे ना, फिर उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। सो आपका जो राजा था उसका भी जो पैसा था, रिवेन्यू था, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और अब नंबर 9 पे हमारे पास एक ही पॉइंट बचता है जो हमें बोलता है फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिटेड बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज़ मोर सर्टेन। इससे हमारे किसानों को भी फायदा हो क्योंकि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई। राजा को टैक्स देने के पास उनके पास भी कुछ चीज़ें बच जाएंगी जो कि वो अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और उससे कुछ नई चीज़ें खरीद सकते हैं और उनका अपनी लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलो इसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी एक बार खुद से आप इसको अच्छे से चेक कर लेना और खुद से इनको ढूंढने की कोशिश भी करना। ये मैंने आपको ऐसे रफली बताया है। ठीक है, तो चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हु लाइव्ड इन दी विलेजेस। तो अब हमसे पूछता है कि जो हमारे गाँव थे वहाँ पे कौन लोग रहते थे। देयर वर एट Yes, 3 different kind of people living in most villages in the southern and the northern part of the subcontinent। अब बताते हैं कि जो आपके यहाँ पे गाँव के अंदर थे ना, आपके नॉर्थ इंडिया की भी बात कर ले, हम वेस्ट की भी बात कर ले और जो आपका साउथ था वहाँ की भी बात कर ले, यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। बेसिकली 3 मेन टाइप यहाँ पे बताई गई हैं आपको। इन दी तमिल रीजन लार्ज
लैंड ओनर्स वर नोन एज वेल्ललार। अब बताता है कि जो आपका तमिल वाला एरिया ना, अब तमिल आपका कहाँ पड़ता है, साउथ इंडिया में, ठीक है। तो आपके इस वाले एरिया के अंदर क्या था, जो भी आपके लैंड ओनर थे यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि थी कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए, तो उनको क्या बोलते थे, उनको बोलते थे भाई वेल्ललार, ठीक है। उसके बाद बोलता है ऑर्डिनरी प्लाउमैन वर नोन एज उजावर, और जो आपका एक सिंपल सा बिल्कुल वहाँ पे रहने वाला जो लोग होते थे और अपने प्लाउमैन यानी कि जो खेत को जोतने का काम करते थे उनको बोलते थे वो उजावर, ठीक है। एंड द लैंडलेस लेबर इंक्लूडिंग द स्लेव्स वर नोन एज द कदसियार एंड द अदीमई, और जो आपकी लैंडलेस लेबर होती थी यानी कि जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं होती थी आपकी, वो वाली लेबर, और साथ में जो आपके नौकर वगैरह हो गए उनको वो बोलते थे आपके कदसियार एंड दी अदीमई, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स को आप यहाँ पे याद रखना, और ये मेनली आपके तमिल के अंदर बोले जाते हैं, ऐसा ये बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक बार दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इन दी तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेल्ललार्स, ऑर्डिनरी प्लाउमैन्स आर नोन एज द उजावर एंड द लैंडलेस लेबर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज द कदसियार एंड अदीमई, ठीक है। तो चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। In the north part of the country, the village headman was known as the ग्राम भोजका। अब जो आपकी बारी आती है नॉर्थ पार्ट की, ठीक है। अब नॉर्थ पार्ट आपको पता है कौन से वाला पढ़ने वाला है, आपका नॉर्थ पार्ट पड़ेगा इस वाले साइड में, एक मिनट, हाँ आपका नॉर्थ वाला पार्ट होगा इस वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके गांव के हेड होते थे, यानी कि यहाँ पे बताया कि जो नॉर्थ पार्ट था ना आपकी कंट्री का, वहाँ पे जो आपके गांव के हेड होते थे उनको क्या बोलते थे, आपके ग्राम भोजका, ठीक है। क्या बोलते थे, ग्राम भोजका। आप भी मेरे साथ रिपीट करो, ग्राम भोजका, ठीक है। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन, और जो आपके ग्राम भोजका की पोजीशन थी ना, उसकी एक खास बात भी यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो ये पोजीशन थी इसको हमारा क्या सीन था। जैसे कि मानो पहले आपके पापा ग्राम भोजका हैं, उसके बाद आप बन जाओगे, आपके बाद आपका लड़का, उसके बाद उसका लड़का, ठीक है। यानी कि जो हमारी जनरेशन से जनरेशन में जाती जाती थी, ऐसा नहीं था कि भाई कोई भी इसके ऊपर जा सकता है, एक बार किसी फैमिली का चला गया तो फिर जनरेशन टू जनरेशन उनकी वहाँ पर चलती रहेगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडेटरी, ठीक है। यहाँ पे हेरिडेटरी का मतलब आपका यही है कि भाई पापा, उसके बाद फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ठीक है। द ग्राम भोजका वॉज ऑफ्टन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, और जो आपका ग्राम भोजका होता था ना वो सबसे बड़ा जमींदार आपका कहलाता था, ठीक है। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड, और उसकी एक खास बात और बताता है कि जो आपका ग्राम भोजका होता था ना उसके पास खुद के मजदूर होते थे, और वो मतलब कि इंसानों को हायर भी करता था उसके खेत के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है, और उसके खेत की सिंचाई करने के लिए, वहाँ पे फसलों को उगाने के लिए। बिसाइड एज ही वॉज पावरफुल द किंग ऑफ्टन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम विलेज, ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज एंड समटाइम एज अ पुलिसमैन। अब बताता है कि जो आपका राजा था उसको भी पता था कि भाई ये इंसान इस गांव के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो उसका यूज़ करता था टैक्स को कलेक्ट करने के लिए उस गांव के अंदर से। फिर आपको यहाँ पे एक बात और बताते हैं कि जो आपका ग्राम भोजका होता था ना वो बहुत बार तो आपका जज की तरह एक्ट करता था, यानी कि जज का रोल भी गाँव के अंदर प्ले करता था किसी का फैसला करवाने के लिए, और दूसरा बताते हैं कि वही आपका पुलिस मैन की तरह भी रोल गाँव के अंदर प्ले करता था, यानी कि आपके रूल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजका देव वो अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपतिज। अब आप सभी को बताता है कि आपके अगर हम ग्राम भोजका के एक साइड में बात करें यानी कि इससे थोड़ा दूर हट के बात करें तो आपके और भी बहुत सारे फार्मर्स थे आपके गांव के अंदर जो कि इंडिपेंडेंट थे, यानी कि अकेले थे, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट अपने ऊपर खुद से ऊपर अपने ऊपर डिपेंड थे, तो ठीक है, उनको बोलता है यहाँ पे गृहपतिज, ठीक है। क्या थे वो, हमारे गृहपतिज। आप भी मेरे साथ एक बार बोलो गृहपतिज, ठीक है। अब आगे बोलता है मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉलर लैंड ओनर्स, और उनमें से जो हमारे ज़्यादातर किसान थे ना वो हमारे छोटे किसान थे। एंड देन देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज द दासाज कर्मकारार हु डिड नॉट ओवन लैंड एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओवन बाय अदर्स। और बताते हैं कि आपकी जो वुमेन्स थी, मैन थे, जिनके अंदर आपके दासा हो गए, एक हो गए आपके कर्मकारा, जो ये लोग थे ना जिनके पास आपकी ज़मीन नहीं थी, उन्हें किसी दूसरे की ज़मीन के ऊपर काम करना होता था अपना भाई लिवलीहुड को चलाने के लिए, तो वो आपके लोग भी आपके गांव के अंदर शामिल थे और आपके इन छोटे मोटे लोगों के खेतों पे काम करते थे या फिर बड़े लोगों के खेतों पे वहाँ पे काम करते थे, ठीक है।
In most villages, there were also some craft persons such as the blacksmith, potter, carpenter and weaver. और इनके साथ में जो आपके गांव होता था ना, वहाँ पे आपका लोहार हो गया, आपका कुम्हार हो गया, आपका खाती हो गया और आपका वीवर जो आपके कपड़े वगैरह को बुनता है, वो लोग भी वहाँ पे रहते थे। ठीक है, अब आपको आज भी पता है कि कुछ लोग हमारे आज भी किसी दूसरे इंसान के खेत के ऊपर काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास्ट की कुछ चीज़ें आज भी हमारी कंटिन्यू हैं। तो यही हमें हिस्ट्री से हमें समझना होता है कि क्या चीज़ें हमारी उस टाइम के ऊपर थी, उनमें क्या अच्छी बातें थी और क्या हम आज उनमें से यूज़ कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो हमें इस बात से बहुत कुछ अच्छी बातें हमें पता चलती हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे छोटे से अगले टॉपिक पे, जो हमें बोलता है द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, यानी कि हमारे तमिल भाषा के अंदर सबसे पुराना और सबसे पहला जो आपका कंपोजिशन कुछ क्या था। ठीक है, सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल नोन एज द संगम लिटरेचर। कहता है कि जो आपका तमिल था ना, वहाँ पे जो आपकी संगम लिटरेचर है वो आपकी सबसे पुराने वाली लिटरेचर है। ठीक है, वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर एगो, यानी कि जो आपकी 2300 साल पहले लिखी गई थी। ठीक है, दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड द संगम बिकॉज देयर वर सपोज्ड टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज। अब इसको संगम इसलिए बोला जाता है कि माना जाता है कि जो आपका ये टेक्स्ट था ये आपका असेंबली के अंदर बैठ के लिखा गया था। ठीक है, जिस असेंबली को क्या बोलते थे, वो संगम बोलते थे। अब आगे बोलता है, ओ पोइट्स दैट हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई सी मैप 7 द तमिल टर्म मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन द संगम लिटरेचर। कहता है कि आप मदुरई को ढूंढो, मेरे ख्याल से मदुरई के अंदर वो आपकी संगम थी जहाँ पे आपकी ये लिखी गई थी। ठीक है, कहता है उसके लिए आप अपने मैप नंबर 7 पे जाओ बुक के और उसको फटाफट से ढूंढ लो। तो आप इसको खुद से ढूंढ लेना। अब आगे बोलता है कि जो आपकी संगम लिटरेचर है वो बहुत सारे तमिल वर्ड्स का आपको मीनिंग यहाँ पे बताती है। तो ये बात थी यहाँ पे समझने वाली। तो चलो हम इसी के साथ आगे चलते हैं और आगे हमको बोलता है फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, कल्चर्स एंड आर्कियोलॉजी। तो चलो अब हम फाइंड आउट करते हैं हमारी सिटीज़ को, उनकी स्टोरियों को, उनके ट्रैवलर्स को, साथ में उनके स्कल्पचर्स को और आर्कियोलॉजी को। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलो फटाफट से कंटिन्यू कर लेते हैं। यू मे हैव हियर्ड ऑफ द जातका, दीज वर द स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय द बुद्धिस्ट मोंक। अब बताता है कि आपने जातका वर्ड तो जरूर सुना होगा। जो जातका होता है ना, वो आपकी स्टोरीज होती थी पुराने टाइम की, जो कि आपकी ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा लिखी जाती थी और फिर उनको बाद में जो आपके बुद्धिस्ट के मोंक थे उन्होंने भी बाद में उन्हें संभाल के रखा। तो ये बातें आपको यहाँ तक बताता है। Here is a part of a Jatka story which tell us how a poor man gradually became rich, the clever poor man। अब आपको यहाँ पे एक अच्छी सी स्टोरी बताएगा एक चतुर गरीब इंसान की, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है। तो वो अमीर कैसे बना, तो आप भी कुछ सीख लेना स्टोरी से। तो चलो फटाफट से अपनी स्टोरी को भी यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब यार स्टोरी में से मज़ा नहीं आता अगर मैं आपको दो तीन लाइन पढ़ के साथ में मीनिंग बता देता हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, फटाफट से एक बार यहाँ तक स्टोरी को पढ़ूंगा, फिर यहाँ तक, और फिर आपको इकट्ठा ही पूरी को समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्लेवर पुअर और यंग मैन हु लिव्ड इन अ सिटी। हिज ओनली रिसोर्सेज वॉज अ डेड रैट। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर अ कॉइन टू अ होटल for their cat. Then one day there was a storm. The king garden was littered with branches and leaves, and the gardener was at a loss as to how to clean the mess. The young man offered to clean the garden if he could keep the wood and leaves. The gardener agreed at once. अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि क्या होता है। एक बार आपका एक बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान होता है, वो क्या करता है, उसका एक ही रिसोर्स था, उसके पास क्या था, मरा हुआ चूहा। तो उसको क्या करता है, वो एक होटल में ले जाके बेच देता है एक कॉइन के लिए। वो होटल वाला उसको इसलिए खरीदता है क्योंकि उसके पास एक बिल्ली थी और उसको एक चूहा चाहिए था। ठीक है, तो उस चूहे को वहाँ पे बेचने के बाद फिर कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है कि जो वहाँ पे उसके जिस राज्य के अंदर वो रहता था ना, वहाँ पे तूफान आ जाता है। अब तूफान के आने के बाद क्या होता है, जो राजा का गार्डन था ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्ते बिखर जाते हैं पौधों के, और साथ में उनकी टहनियाँ भी टूट के गिर जाती हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ का गार्डनर होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि भाई मैं अब इन सबको कैसे साफ़ करूँगा इतने कम टाइम के अंदर, और वैसे भी राजा अभी आने ही वाला है, शाम का टाइम यहाँ पर होने ही वाला है।
तभी वहाँ पे वो मैन जाता है और उसको एक ऑफ़र देता है, कहता है मैं सभी को साफ़ कर दूंगा अगर तुम मुझे ये ब्रांच और ये जो आपके पत्ते वगैरह यहाँ पे बिखरे हुए हैं इनको अगर लेके जाने दो तो वो गार्डनर राजी हो जाता है। वो कहता है ठीक है भाई तू कर दे साफ। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग विद ऑफर ऑफ स्वीट्स फॉर एवरी स्टिक एंड लीफ दैट दे कुड collect. In one time every scrap had been neatly piled near the entrance. Just then the king porter was one of look out for fuel with which baked his pots. So he took the whole lot and paid the young man for it. अब क्या होता है कि वो जो लड़का होता है ना, वो बाहर बच्चे खेल रहे थे, उनको जाके लालच देता है, कहता है भाई जो भी इन पत्तों को लकड़ियों को उठाएगा मैं उसको बाद में स्वीट्स खिलाऊंगा और भी अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। तो सभी बच्चे फटाफट से आते हैं और उनको उठाना स्टार्ट करते हैं। और आपको बच्चों का तो पता है बच्चे कितनी स्पीड में काम करते हैं और जल्दी काम करते हैं। तो बच्चे फटाफट से उन सभी को फटाफट से उठा देते हैं। फिर क्या होता है, तभी वहाँ पर जो राजा का कुम्हार होता है वो भी आ जाता है। वो कहता है भाई मेरे को कुछ लकड़ियों की ज़रूरत है, कुछ पत्तों की ज़रूरत है आग को जलाने के लिए। मेरे को जो राजा के घड़े वगैरह हैं उनको आग के अंदर पकाना है। तो वो कहता है ठीक है मैं आपको दे दूंगा, बट आपको उसके लिए मेरे को पैसे देने होंगे। तो फिर क्या होता है, उससे वो कुम्हार से पैसे ले लेता है और उसको वहाँ पे जो आपकी लीव्स ब्रांच वगैरह दे देता है। और फिर बाद में जो आपके बच्चे थे उनको थोड़ा बहुत पैसे दे के वो खुश हो जाते हैं और फिर वो आगे यहाँ पे कंटिन्यू करता है। Our young man now thoughts of the another plan. He carried a jar full of water to city gate and offered water to the 500 grass cutters. They were pleased and said, "You have done us a good turn. Tell us what can we do for you." अब फिर क्या होता है कि जो आपका वो इंसान था ना, उसके गरीब इंसान के दिमाग में कुछ और प्लान आ जाता है और वो क्या करता है, जो उनके शहर का गेट था वहाँ पे जाके जितने भी आपके वहाँ पे लोग अपनी ग्रास को काट रहे होते हैं, यानी कि जो आपके ग्रास कटर होते हैं, उनको जाके पानी देता है पीने के लिए कि भई आप पानी पियो। तो वो कहते हैं भाई हमें बहुत अच्छी और खुशी हुई कि आपने हमें पानी के लिए पूछा। आपको कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझको बता सकते हैं। ठीक है, तभी वो इंसान बोलता है मैं आपको बता दूंगा जब भी मेरे को ज़रूरत होगी। तो हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ में। He then made friends with a trader. One day the trader told him, "Tomorrow a horse dealer is coming to town with 500 horses." Hearing this, our young man went back to the grass cutters. He said, "Please give me a bundle of grass each and don't sell your grass till mine is sold." They agreed and gave him 500 bundles of grass. अब क्या होता है कि वो एक व्यापारी से भी अपनी दोस्ती यहाँ पे बना लेता है, वही आपका गरीब इंसान। फिर क्या होता है, उसको वो व्यापारी बता देता है कि भाई परसों यहाँ पे ना इस शहर के अंदर एक बहुत ही बड़ा हॉर्स का ट्रेडर आने वाला है अपने 500 घोड़ों के साथ में। तो इस बात को सुन के वो फटाफट से भागा हुआ जाता है आपके जो ग्रास कटर होते हैं उनके पास में और बोलता है कि आप मेरे को ग्रास के बंडल दे दो और एक काम करना, जब तक मेरे बिक ना जाए, मतलब कि सारे मेरे सेल ना हो जाए, तब तक आप किसी को भी कोई भी ग्रास का बंडल नहीं बेचोगे। तो वो कहते हैं ठीक है भाई आप हमारे अच्छे दोस्त हैं तो हम किसी को नहीं बेचेंगे, और वो उसको दे देते हैं। तो ठीक है, अब वो 500 बंडल उनसे लेके मार्केट के अंदर आ जाता है। फिर हम आगे देखते हैं। व्हेन द हॉर्स डीलर could not buy grass anywhere else, he purchased the young man grass for 1000 coins. अब क्या होता है कि जो आपका घोड़ों का व्यापारी आता है उसे पूरी मार्केट में कहीं भी ग्रास नहीं मिलती, सिर्फ उस लड़के के पास छोड़ के। तो उस लड़के के पास वो 1000 कोइंस और 1000 रुपीज़ यहाँ पे करके उससे ग्रास को यहाँ पे खरीद लेता है। लिस्ट द ऑक्यूपेशंस ऑफ द मेंशन इन द स्टोरी। और ऐसे जो आपका इंसान था वो बाद में अमीर हो जाता होगा और फिर बताता है कि जो आपका यहाँ पे आपका गरीब इंसान था उसका यहाँ पे क्या ऑक्यूपेशन यहाँ पे शो किया है और भी कौन से ऑक्यूपेशन आपके यहाँ पे शो कर रखे हैं। अब यार ऑक्यूपेशन होता है आपका वर्क, यानी कि क्या क्या वर्क उस इंसान ने किए। जैसे कि उसने एक बार तो व्यापारी बनाओ, एक बार उसने ग्राउंड को साफ किया जैसे राजा के, तो ये आपके उसके सभी काम थे। तो इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो आगे हमें बोलता है फॉर ईच वन ट्राई एंड डिसाइड वेदर दे वुड हैव लिव्ड ओनली इन द सिटी ओनली इन द विलेज इन बोथ सिटी एंड विलेजेस। और इससे आपको क्या समझ में आता है कि वो सभी लोग क्या गाँव के अंदर रहते थे या फिर शहर के अंदर रहते थे या फिर दोनों के अंदर रहते थे। तो इसका जवाब आप मेरे को जरूर देना नीचे कॉमेंट बॉक्स में। अब आगे बोलता है व्हाई डू यू थिंक द हॉर्स डीलर वाज कमिंग टू द सिटी। आपको क्या लगता है कि जो वहाँ का हॉर्स डीलर था वो किस लिए आया था उस शहर के अंदर। तो वो अपने हॉर्सेस को बेचने के लिए आया होगा, ऑब्वियस ही बात है। डू यू थिंक वुमेन कुड हैव ईटन टेकन अप द ऑक्यूपेशन मेंशन इन द स्टोरी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब आपसे यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो उस टाइम की वुमेन थी क्या वो सभी भी इस काम को कर सकती थी जैसा कि आपके इस गरीब किसान ने किया या फिर गरीब इंसान ने किया। ठीक है, तो आज के पार्ट के अंदर इतना ही। आप सभी के लिए पार्ट 2 की वीडियो भी हम जल्दी ही लेके आएंगे, तो उसको आप बिल्कुल सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से कर देना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।